एक तरफ टैरिफ का संकट है तो दूसरी तरफ एफआईआईज की बिकवाली थम नहीं रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी के फंडामेंटल तो मजबूत हैं, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं अब भी कायम हैं। आखिर इस माहौल में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या टैरिफ से बाजार को डरने की जरूरत है? एफआईआईज की वापसी कब होगी? जीएसटी रिफॉर्म से कितनी उम्मीदें रखनी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत की है मार्केट के दिग्गज और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला से। मार्केट के दिग्गज और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे टफ डे पर आपने हमसे बात की। मुझे पता है कि आप थोड़ा बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। मार्केट को लेकर इस समय क्या व्यू बना है? ये जो इतनी सेलिंग आ रही है, इसका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? पहले तो बात करते हैं ना इन द कॉन्टेक्स्ट, लाइफ टाइम हाई से अपन 1000-1200 पॉइंट नीचे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज कोई बहुत ज्यादा इसमें परटर्ब होने की जरूरत है, राइट? ऑब्वियसली ये एक डिस्कशन है अनुज, और मेरा पर्सनल ये व्यू है, एंड आई एम नॉट अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इन एनी मैनर, कि मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ये 25-25 साल की जो स्ट्रेटजिक दो नेशंस की रिलेशनशिप होती है ना, ये ऐसे कोई एक विफ में डिरेल नहीं हो सकती है। तो ये नेगोशिएशन का एक पीरियड है विच आई फील विल गेट डन सूनर देन लेटर, राइट? अगर आप देखिए लास्ट 2 दिन में जो अमेरिकी संकेत भी अपने को यहाँ पे आ रहे हैं, वहां से भी लोग जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टैंड ऑफ हो गया है और ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है बिफोर ये इशू रिजॉल्व होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो आप गवर्नमेंट की करंट वोकल इस पे स्टैंड देखिए, और जो मोदी जी का पर्सनल भाषण अगर आप देखिए 15 अगस्त का, तो मुझे ये पर्सनली लगता है गवर्नमेंट इसको अनुज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करेगी। और जो अपन ने लास्ट 12-18 महीने में नहीं देखा, वो मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में अफर्मेटिवली गवर्नमेंट के साइड से देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जीएसटी कट एक सिर्फ हो सकता है बिगनिंग हो, या हो सकता है बहुत सारे रिफॉर्म्स टू डीरेगुलेट, टू रियली एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए ना बहुत सारे रिफॉर्म्स मुझे लगता है गवर्नमेंट की साइड से आएंगे। क्योंकि ये टाइम है अनुज ये बताने का कि अपना भी देश जो है 1.545 बिलियन डॉलर लोगों का, जो 145 करोड़ जो लोग हैं, राइट, वो कोई एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और मोदी जी की आप खुद देखिएगा, उनके पास्ट में भी जाके कभी भी इस टाइप का चैलेंजेस आया है तो उन्होंने बहुत ही एक डिसिसिव तरीके का रिस्पांस दिया है, और बहुत ही डिसिसिव तरीके से चीजों को सॉल्व किया है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात है। एंड प्लस अगेन, अगर आप थोड़ा डिटेल में देखिए दैट ये नंबर इतने आसान नहीं है कि इतना एक्सपोर्ट है और इतने पे मैंने इतनी ड्यूटी लगा दी और इतना नुकसान हो जाएगा। इतना आसान लाइफ नहीं होता है। इसको आधे से ज्यादा तो ये जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है वो इसमें कवर्ड ही नहीं है, कुछ एसेंशियल आइटम के हैं। दूसरा, जो जेम्स और ज्वेलरी का 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उसमें 5% वैल्यू एडिशन है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है। अब आप सोचो 2 बिलियन डॉलर का फुटवेयर का एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट अभी जो क्वालिटी कंट्रोल का नॉर्म लेके आई है, अरे और एक्साइज ड्यूटी का मान लो कम होगा, तो आपको नहीं लगता है कि 145 करोड़ के आदमी के देश में अपन 10-15 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा फुटवेयर बेच सकते हैं? तो आई डोंट थिंक इट इज अ बिग इशू बीइंग मेड आउट एज ऑफ नाउ, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that this matter will get resolved. And lastly मैं बोलूंगा अनुज, जो पैसे का फ्लो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से है, और ये जो एफआई की होल्डिंग एट द लोएस्ट लेवल पे है अभी, राइट, विच इज बीन हिस्टोरिक लो, तो ये देखते हुए टेक्निकली भी ना मार्केट को जब तक ये डोमेस्टिक फ्लो रहेगा तब तक मार्केट को बहुत ज्यादा
वीकनेस का मुझे कोई कारण नहीं लगता है। और लास्ट पॉइंट इज दैट what is the real direct impact on the market and the in the indices। तो जो भी बड़े सेक्टर है जो हिट हुए हैं या हिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूटी, वो कोई रिप्रेजेंट इंडेक्स निफ्टी के इंडेक्स में एक भी स्टॉक नहीं है, या इवन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नहीं है जो जेम्स ऑयल ज्वेलरी या बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स में थोड़ा टेम्परेरी चैलेंज होगा। तो ऑल इन ऑल मैं तो अनुज यही देखूंगा कि गवर्नमेंट का करंट रिजॉल्व देखते हुए अगर हम 4-5 महीने बाद देखेंगे ना, व्हेन वी लुक बैक वी मे थिंक दैट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारी वैसे भी है इनहेरेंट मधु सर, लेकिन मतलब फिर सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें अगर हैं उसके बाद भी मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? क्या मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है या फिर ये इस समय सिर्फ एक सेंटिमेंट खराब हो गया है? मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो पिछले 3-4 दिन में मार्केट जिस तरीके से गिरा है और जिस तरीके की हमने वापस थोड़ी सी एफआई सेलिंग और एफआई शॉर्टिंग देखी है। अनिल भाई, अभी आपको पता है, आप मार्केट में उतने साल से जितने साल से मैं हूँ, ये बाजार का टेम्परेरी एक फेज है। अगर 2-3% मार्केट घटा है आफ्टर इतना बड़ा रैली के बाद, मैं उसको कोई पैनिक का कारण नहीं देखता हूँ अनुज। ये तो है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट है, हर आदमी अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। मैं अपने तरीके से रिएक्ट करूंगा, कोई आदमी दूसरे तरीके से देख रहा है, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पर कहीं पे अगर आप बोलोगे कि मार्केट बहुत घट गया या कहीं पे कोई रियल ऐसा पैनिक लगता है, मुझे तो नहीं दिखता कहीं पे। तो लगता है मधु सर कि ये मामला जो है अब हम एक तरीके से वर्स्ट केस प्राइसिंग कर चुके हैं, जो 50% टैरिफ है, और ये इवेंचुअली जाकर अब नेगोशिएशन, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि हम 1-2 सेक्टर है जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जैसे एग्रीकल्चर, शायद मामला वहीं पर जाकर कहीं अटका हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस अभी भी ओपन है और कहीं ना कहीं वहाँ से भी पॉजिटिव खबर आ सकती है और हो सकता है उसके बाद मार्केट में सारे के सारे लॉसेस रिवर्स हो? अनुज, मुझे ये लगता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकर है और इंडिया कोई रियल डील करेगा, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करेगा, नोइंग हिम, राइट। तो अगर आपको रियल डील करना है और अनाउंसमेंट नहीं करना है तो आप सब चीजों को सोच समझ के करोगे। और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि रास्ते बंद हो गए या डिस्कशन नहीं होगा या ये डील नहीं होगी। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी विल डू अ वेरी गुड डील which will be very decisive. That's my view, and as I say, I reserve the right to be wrong. अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म्स को कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आप मधु सर? क्योंकि 28% का स्लैब खत्म होना और 18% का मैक्सिमम स्लैब होना और सिर्फ 2 ही स्लैब होना, अब इसमें कई लोग कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा अब अनाउंसमेंट अगर और थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर दिवाली तक वेट करेंगे तो लोग शायद अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे, लेकिन इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मान रहे हैं? ऑलरेडी पब्लिकली अनाउंस है, 3 या 4 तारीख को मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। मुझे तो लगता है ये बहुत जल्दी आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई दिवाली तक जाके ये अनाउंसमेंट होगा। ये अनाउंसमेंट, ये रिलीफ का बहुत जल्दी आना चाहिए। एंड एज आई सेड, मेरा अभी 2 दिन पहले इवन मीडिया में भी सब जगह आप देखोगे जो इंडिकेशन है कि सरकार इस वक्त रियल एक मूड में है टू really fill in those gaps in the economy, deregulate sectors, deregulate regulations, and give a really big boost to the economy. So अगर जो भी छोटा मोटा setback इससे होगा, they are in a mood to make sure that it gets recovered. एंड अभी एक बात जो कोई नहीं कर रहा है ना अनुज, सकोदी, कुछ सेक्टर्स में अगर वीकनेस होगी या कुछ सेक्टर को इम्पैक्ट होगा, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सेक्टर को सपोर्ट करेगी या कुछ ना कुछ एक बूस्ट देगी? नहीं, वो तो ऑलरेडी बात हो रही है टेक्सटाइल को लेकर। आज सुबह ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है कि टेक्सटाइल को लेकर सपोर्ट की बात हो रही है। शायद जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्केट तो वो डिस्काउंट नहीं कर रहा है ना अनुज, मार्केट तो बोल रहा है सिर्फ टैरिफ लग गया है। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेप्स लेगी वो पूरा टैरिफ को मिटिगेट कर देगी फिर उसके हिसाब से? बस पूरा टैरिफ को मिटिगेट हो सकता है, पूरा गवर्नमेंट न करे अनुज। मुझे ये लगता है कि कुछ तो कस्टमर को वहां पास ऑन होगा, कुछ वहां के लोग जो सप्लाई चेन में जो क्रिटिकल चीजें वहां के लोग अब्जॉर्व करेंगे, और कुछ हो सकता है अपनी कंपनियां ज्यादा इफिशिएंट होगी और थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी कंपनियों को भी 1 या 2 क्वार्टर का एडजस्टमेंट करना पड़े अपने बिजनेस में, या 1 या 2 क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सेलेक्ट सेक्टर्स। बिल्कुल। मधु सर,
तो इस समय मार्केट में अगर पिछले आप एक हफ्ते का 10 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट पूरा का पूरा फोकस्ड है सिर्फ कंजम्पशन स्टॉक्स पर, ऑटोज, एफएमसीजी, वाइट गुड्स। क्या आप भी यही मानते हैं कि अब यही स्पेस है जिस पर हमें अभी कुछ समय के लिए फोकस रहना चाहिए? मैं तो अनुज ये मानता हूँ ये बॉटम अप मार्केट है और मुझे लगता है कि जहाँ पे कहीं पे रियली में जो ये वॉलेटिलिटी की वजह से जहाँ कहीं पे भी आपको चांस मिलता है, जहाँ पे कि आपका स्टडी किया हुआ है और जहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, सपोजिंग फॉर इंस्टेंस फार्मा सेक्टर है, अभी उसमें तो कोई ड्यूटी आई भी नहीं है और उसमें कोई स्टॉक अगर 30-40% करेक्ट हो जावे तो ये तो सिर्फ कोलेट्रल डैमेज है लोगों की समझ का। मुझे नहीं लगता है कि जेनरिक फार्मा के ऊपर कोई ड्यूटी आएगी। तो वो जो सेक्टर या कंपनी तो जहां आपका इंडिविजुअल समझ है, जहां पे आपने एकदम ओवर करके रखा है और ये वॉलेटिलिटी में कहीं पे रियल में प्राइस एडवांटेज मिल जाए, वो शेयर खरीदने चाहिए। ओके, तो फार्मा के अलावा मधु सर इस समय और कोई आपको अच्छा लग रहा है स्पेस जहां पर मार्केट करेक्ट हो चुकी है और अब बाइंग का मौका है यहां पर? मैं तो अनुज जैसे मैंने बोला मैं बॉटम अप फोकस्ड हूँ। आई थिंक हम लोग वॉच कर रहे हैं प्राइजेस को बहुत केयरफुली, लिस्ट बनी हुई रेडी है, जहां पे मौका मिलेगा वो पक्का खरीदेंगे। मधु सर प्रॉब्लम ये है ना कि वो लिस्ट आप शेयर नहीं करते हैं हमारे साथ, तो इसके लिए मेरा खुद का बंधन है अनुज, मुझे पता है कि है। और लिस्ट में इसलिए नहीं बोलता अनुज कि मैं तो आज बोल के चले जाऊं कि आप XYZ शेयर खरीद लो और कल अगर वो कंपनी में कोई निगेटिव डेवलपमेंट हो जाए मैं तो बेच के चले जाऊंगा, पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना उनके घर में शेयर रह जाएगा और वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो मैं सिर्फ देखिए मैंने एक लाइटर नोट में कहा था मधु सर। तो इस समय अगर हम मैं आपको जो जितना समझ पा रहा हूँ आपका मानना ये है कि ये इस समय मार्केट में अगर कोई जो, क्योंकि डोमेस्टिक पैसा बहुत आया है मधु सर, देखिए कितने लोग इस समय स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। एसआईपी के फ्लोज जो हैं 28,000 करोड़ रुपए की एसआईपी बुक हो गई है और पिछले एक साल से, मैं मानता हूं कि मार्केट ने वैसे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए लेकिन पिछले एक साल से इंडेक्स लेवल पे थोड़े कम रिटर्न्स आए हैं। तो क्या ये जो पैसा है इसको आश्वस्त रहना चाहिए कि नहीं अभी मार्केट में ही पैसा डालना है और मार्केट में पैसा डालने से आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी? अनुज ये जो देखो लोगों ने रियल में पैसा किसने कमाया है, जो एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा है। मुझे पता है हमारे रिलायंस ग्रोथ फंड की एनएवी 12 रुपया हुआ करती थी, जो इस वक्त बढ़ के अभी 4,000 हो गई है। राइट, तो पैसा किसने कमाया है अनुज? जो एक्चुअली इन्वेस्टेड रहा है, जिन्होंने 3, 6, 9 महीने का रिटर्न देख के, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग एसआईपी करने आते हैं, पर जो लंबा समय से कर रहे हैं ना, पिछला लेट्स नॉट फॉरगेट कि 6 महीने में रिटर्न नहीं आया, पर इफ आई लुक कि 4-5 साल के अंदर तो लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाए हैं। राइट, तो ये एक फेज है और लोग समझते हैं। और अगर आप देखो मैं एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स में भी आई अनुज कि अब जो है लोग ना ये गिरावट को लोग एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। राइट, और इसीलिए जब भी बाजार थोड़ा सा भी घटता है ना तो आप देखो डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मधु सर एक चीज़ जो आपने रिफॉर्म्स की बात कही थी, फरवरी से रिफॉर्म शुरू हुए थे टेक्निकली, आपको याद होगा टैक्स कट आया, पर्सनल टैक्स कट, उसके बाद सीआरआर कट, फिर उसके बाद एक के बाद रेट कट और अब ये जीएसटी कट। आगे जाते हुए आपको लग रहा है कि और फिस्कल और मॉनेटरी रिफॉर्म्स की जगह है और वो भी आएंगे आगे जाते हुए? मुझे लगता है अनुज काफी सारे डीरेगुलेशन की बहुत ज्यादा जगह है। जैसे अपन ने बात करी अनुज, जैसे फुटवेयर सेक्टर में अगर आप 28% का 18% करते हो, जो एक्साइज ड्यूटी कट करते हो, तो आपको लगता नहीं ये देश में 10-15 हजार करोड़ का ज्यादा फुटवेयर 145 करोड़ लोगों के बीच में बिक सकता है। राइट, तो मुझे ये लगता है जहां जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा और गवर्नमेंट के साइड से जितना ज्यादा डीरेगुलेशन आएगा ना, जैसे आप देखिए डिक्रिमिनलाइजेशन, उन्होंने कुछ 350 आइटम का डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है एंड ऑलरेडी पब्लिकली स्टेटेड है कि 1,000 आइटम और डिक्रिमिनलाइज हो जाएंगे बाय दिसंबर। तो ये जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे होगा ना अनुज, तो यहीं पे डोमेस्टिक में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये स्टॉक मार्केट अच्छा रहने से जो एक ईज ऑफ कैपिटल रेजिंग हुआ है, जो आपको मेरे से ज्यादा पता है, 1300 कंपनियों ने स्मॉल एसएमई एक्सचेंज से अनुज लास्ट 2 साल के अंदर पैसा उठाया है, जिन लोगों को कोई बैंक डेट या कोई दूसरा लाइन ऑफ क्रेडिट या कोई दूसरा लाइन ऑफ कैपिटल नहीं मिल सकता था। अब अगर ये कंपनियां आज आके ये काम कर पा रही है या ये पैसा उठा पा रही है,
ये एक बहुत बड़ी अपनी वैल्यू चेन है। तो आई फील जैसे जैसे थोड़ा डिरेगुलेशन होएगा ना, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अपने को भरोसा रखना चाहिए, और मुझे लगता है डोमेस्टिक लोग काफी बढ़ के आगे आएंगे। और ये जो भी छोटा मोटा ब्लिप होगा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, मुझे काफी भरोसा है कि अपने देश में ही बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये कंपनसेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने मधु भाई। और आपने देखिए पिछले 2-3 साल में काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बैक भी किया है, काफ़ी नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बैक भी किया है। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इंटरनली भी देखिए देश में भी क्या होता है ना, एक फीलिंग आती है कि अब हमें भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है, और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो उसका यही है कि हम एक इंडिपेंडेंट बने, और क्या ये उस दिशा में एक पहला कदम होगा जिसमें हम थोड़ा सा एक ऐसा देश बने जो डिपेंडेंस कम करे और पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करे? ये मोदी जी ने ही कहा है अनुज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इस देश में होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडियन करे या फॉरेनर करे, जॉब इस देश को बिलोंग करनी चाहिए, राइट। अगर वो सोच जो मुझे लगता है ना एक बार ऊपर से आती है तो वो सोच डेफिनेटली परकुलेट हो रही है। अब हो सकता है हम लोग ऐसा क्लोज नहीं है कि कोई यहाँ पे इंडियन आदमी ही इंडिया के लिए बनाना चाहिए, कोई फॉरेनर भी आके इंडिया में मैन्युफैक्चर अगर कर रहा है और इंडियन लोगों को सर्विस कर रहा है, इंडियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो वो ही इस देश को चाहिए। तो मुझे लगता है फॉरेन की कैपिटल आके भी ये करेगी काम ये अनुज, और इंडियन कैपिटल भी ये काम करेगी। ये तो एक दो आखिरी सवाल आपसे फिर। तो ये मान के चलें कि अब हम एक तरीके से मार्केट में भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लोज भी अब पहले की तरह नहीं रहे, अब तो पूरा का पूरा मार्केट को भी डीआईआई से चला रहे हैं। मार्केट ने लीड लिया है अनुज वो आत्मनिर्भरता की तरफ। अगर आप देखिएगा पीक में फॉरेनर का पोर्शन कुछ 22-23-24% होता था, तो 15% हो गया, और इतनी बड़ी फॉरेनर की सेलिंग होने के बाद भी मार्केट ने वो सब ऑब्जर्व कर लिया, और मार्केट अभी नियरली लाइफ टाइम हाई पे है। तो मार्केट तो लीडिंग इंडिकेटर ऑफ आत्मनिर्भरता है। मार्केट लीडिंग इंडिकेटर और आत्मनिर्भरता है, बिल्कुल सही बात कही आपने मधु सर। तो आखिरी थॉट्स आपके, इस समय रिटेल निवेशक जो ये शो देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं और आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो कहते हैं उसको एक्ट करते हैं उसके ऊपर, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा फिर? मेरा मैसेज यही होगा अनुज कि सिस्टमेटिक तरीके से जो आपका एलोकेशन है इक्विटी में लगाए रखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया पे भरोसा रखिए। मुझे पर्सनली लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये जो कभी भी ब्लिप मार्केट में आया है, और हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे अनुज पिछले 25-30 साल में अपने करियर में, ये हमेशा इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रूफ हुए। और अगर आपका वही विजन है कि आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो ब्लिप है कोई परेशान होने का कारण है। मधु सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और इतनी देर तक हमसे बात की और इन सब टॉपिक्स पर एक ऑलवेज टॉकिंग, लव टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु भाई, थैंक यू, मजा आया आपसे बात करके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टैरिफ की चिंताओं के बीच जुलाई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर बढ़िया खबर आई है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 1.5% से बढ़कर 3.5% दर्ज की गई है। माइनिंग ग्रोथ भी -8.7% से बढ़कर -7.2% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी 3.7% से बढ़कर 5.4% पर आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा गुड्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बात करते हैं बाजार की। अगस्त सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। निफ्टी 211 पॉइंट गिरा है, 24,501 पर आ गया। सेंसेक्स 706 पॉइंट गिरकर 80,081 पर बना हुआ है। कैसा रहा मार्केट का हाल, बता रहे हैं आशीष। देखिए, कमजोर शुरुआत और बाकायदा डे लो पर क्लोजिंग अक्रॉस द बोर्ड आपको बिकवाली देखने को मिली। चाहे आप सेंसेक्स की बात करें 700 अंकों का कट, निफ्टी बैंक 700 अंकों की गिरावट, निफ्टी बैंक 630 अंक नीचे, 1% से ज्यादा का कट।
और निफ्टी में अगर आप देखें तो सिर्फ 24,500 नाम के लिए होल्ड हो गया, लेकिन वीकनेस साफ नजर आई। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स थे बढ़ने वाले। तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी रफ्तार देखने को मिली, इसके अलावा एलएनटी है, कोल इंडिया यहाँ पर मूव रहे। बात करें अगर आप गिरने वाले शेयरों की तो यहाँ पर भी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, लेकिन इन्फी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही। ब्रॉडर मार्केट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर वोल्टास है, पेट्रोनेट एलएनजी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, कल्याण ज्वेलर्स जैसे जो स्टॉक है, यहाँ पर कोई बड़ा मूव नहीं है, 1 से 2-2.25% की तेजी। और गिरने वालों की लंबी लिस्ट जिसमें फैक्ट, सुंदरम फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प और एबी फैशन जैसे नाम है। और अब बाजार की नजर कल होने वाली रिलायंस की एजीएम पर है। क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान, बता रहे हैं यतिन मोता। जी, रिलायंस के एजीएम की बात करें तो ऑब्वियसली एक रिकैप करते हैं। पिछले 4-5 एजीएम्स में रिलायंस ने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि 2020 में गूगल का $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, 2021 में सऊदी अरामको के चीफ को बोर्ड पे लाया गया। इसके अलावा 2022 में क्वालाकॉम के साथ पार्टनरशिप हुई। 2023 में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैमिली मेंबर्स को जो है कमान दी गई काफ़ी सारे बिजनेसेस की। और 2024 की बात करें तो जियो जो कि टेलीकॉम बिजनेस है और रिटेल कारोबार, दोनों ही बिजनेसेस के एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने की अनाउंसमेंट की गई। 2025 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि अनलॉकिंग हो, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं स्टेक सेल को, जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को दिया गया था। और अभी सेबी ने आईपीओ के नियम भी बड़े कंपनियों के लिए ढीले करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं हम जियो और रिटेल के अनलॉकिंग के बारे में सुनना चाहेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म लगभग 12 लाख करोड़ और रिटेल लगभग 9.5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूड है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो जो सोलार प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग, उसकी अपडेट पे ऑब्वियसली डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइज़र है, इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। दूसरी अपडेट्स में जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का केपेक्स है, गैस की जो क्षमता विस्तार की योजना है, इसके अलावा हॉटस्टार का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, इस सारी चीज़ों पे एजीएम में जो है फोकस रहेगा। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें 92% बाय रेटिंग के साथ अगर हम देखें तो 1950 तक के टारगेट हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% से ज़्यादा की अपसाइड सजेस्ट करते हैं। देखते हैं कल एजीएम में किस तरीके से स्पीच होती है और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस पे एजीएम खरी उतरती है कि नहीं। तो अब से 18 घंटे 38 मिनट और 29 सेकंड के बाद रिलायंस एजीएम शुरू होगा। हम आपको दिखाएंगे एजीएम से जुड़ी हर बात। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सीजी पावर ने गुजरात के साणंद में आज अपना पहला ओसैट सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने कंपनी के चेयरमैन विल्लवन सुवेरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज का दिन सीजी पावर के लिए, सीजी सेमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और फुल फ्लेज प्लांट हमारा कब शुरू होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जैसे मिनिस्टर ने बोला, इंडिया के सबसे पहले चिप इस पायलट लाइन से निकलेगी, बहुत सून निकलेगी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मिनिस्टर ने बोला, आज प्रारंभ है इसके लिए। फाइनल लाइन हम कंस्ट्रक्शन 2026 में कंप्लीट करेंगे और फिर क्वालिफिकेशन शुरू होगा। सो 2027 में फुल कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाएगा उस लाइन से। सर, दोनों मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है अब तक? टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोनों लाइंस में 7,600 करोड़। और सर, ये इंडियन जब ओसेट आपका ये बनकर तैयार हो जाएगी फैसिलिटी, तो बाहर आप भेजेंगे इसकी टेस्टिंग के लिए कि इंडियन डोमेस्टिक टेस्टिंग तो इधर ही होगा, लेकिन कस्टमर्स सारे बाहर होंगे। सो कस्टमर्स बहुत इंटरनेशनल ही हैं, लेकिन सारे टेस्टिंग और असेंबली इधर ही होगा। तो इसी फैसिलिटी में ये दोनों फैसिलिटी। इंटरनेशनल कस्टमर ज़्यादा रहेंगे कि डोमेस्टिक कस्टमर? इंटरनेशनल बहुत। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए लगातार जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।